नमस्कार। आज हम भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी के पद पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी ये संविधान के तहत एक बेहद महत्वपूर्ण और स्वतंत्र भूमिका है। बिल्कुल। संविधान का आर्टिकल 148 है जो इस पद की व्यवस्था करता है, और सीएजी को अक्सर आप कह सकते हैं पब्लिक पर्स का गार्डियन कहा जाता है। यानी सरकारी खजाने का रखवाला। हाँ बिल्कुल। ये केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर देश की पूरी जो वित्तीय प्रणाली है उसकी निगरानी करते हैं। हाँ, और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तो सीएजी को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में गिना था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी के साथ। बिल्कुल सही। तो चलिए आज इस चर्चा में सीएजी के पद, उनकी शक्तियों और भूमिका को ठीक से समझते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं कि इनकी नियुक्ति और कार्यकाल कैसे होता है। हाँ बताइए। देखिए, सीएजी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट मतलब एक औपचारिक अधिकार पत्र जारी होता है। अच्छा। और पद संभालने से पहले उन्हें राष्ट्रपति के सामने एक शपथ लेनी होती है। शपथ, हाँ, क्या होता है उसमें? उसमें होता है कि वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे और अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक से बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और उनका कार्यकाल, मतलब कब तक वो इस पद पर रह सकते हैं? क्या उन्हें आसानी से हटाया भी जा सकता है? देखिए, कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। अच्छा, 6 साल या 65 वर्ष। जी, और वे चाहें तो कभी भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर पद छोड़ सकते हैं। लेकिन हटाने का क्या? हाँ, हटाने की प्रक्रिया बहुत बहुत कठिन है। प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। ओहो, मतलब महाभियोग जैसी। लगभग वैसा ही। मतलब केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, मतलब 2/3 मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित होने के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और उसके लिए भी कोई ठोस कारण चाहिए होगा। बिल्कुल। कारण भी सिर्फ 2 ही हो सकते हैं: साबित कदाचार या प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या अक्षमता या इनकैपेसिटी। इनके आधार पर ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। तो ये जो कार्यकाल की सुरक्षा है, ये उनकी स्वतंत्रता का एक बहुत अहम पहलू है। ये तो है ही, इस कार्यकाल की सुरक्षा तो बहुत मजबूत है। पर संविधान सीएजी की स्वतंत्रता और कैसे सुनिश्चित करता है? मतलब और क्या प्रोटेक्शंस हैं? ये वाकई असाधारण लगता है। हाँ, असाधारण है और जरूरी भी है। संविधान ने कई तरीकों से उनकी स्वतंत्रता को पक्का किया है। एक तो कार्यकाल सुरक्षित है, जैसे हमने अभी देखा। हाँ। दूसरा, जब वो पद छोड़ते हैं, हाँ, उसके बाद वे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और पद धारण नहीं कर सकते। अच्छा, ताकि भविष्य में किसी पद का लालच न रहे। बिल्कुल, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। फिर उनका वेतन और सेवा की दूसरी शर्तें संसद तय करती है, और वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। और एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद उनके वेतन या भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब उन्हें कम नहीं किया जा सकता। ठीक है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैग कार्यालय के जितने भी प्रशासनिक खर्चे हैं, इसमें सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, सब कुछ शामिल है। वो सब भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। भारत होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इन खर्चों पर संसद में मतदान नहीं होता, ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये बस पास हो जाता है। इससे वित्तीय स्वतंत्रता बनी रहती है। सरकार उन पर बजट के जरिए दबाव नहीं डाल सकती। अच्छा, ये तो वाकई बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। जी। ये सब मिलकर कैग को बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम करने की ताकत देते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं उनके काम पर। उनके कर्तव्य और शक्तियां क्या हैं? आर्टिकल 149 में शायद इसका जिक्र है। हाँ बिल्कुल। आर्टिकल 149 संसद को यह अधिकार देता है कि वो सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करे, और इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संसद ने 1971 में एक कानून बनाया था, सीएजीज ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट। अच्छा, तो उस एक्ट में क्या है? मोटे तौर पर उनका काम क्या है? मोटे तौर पर कहें तो सीएजी का मुख्य काम है ऑडिट करना। किस चीज का ऑडिट? भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों की संचित निधियों, कंसोलिडेटेड फंड्स से होने वाले सभी खर्चों का। सभी खर्चों का? जी हाँ, सभी खर्चों का। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश
जिनकी अपनी विधानसभा है, जैसे दिल्ली या पुडुचेरी, उनके खर्चों का भी। इसके अलावा भारत और राज्यों की आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड और लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट से जुड़े सभी लेन देन का ऑडिट भी वही करते हैं। ये लोक लेखा क्या होता है? लोक लेखा मतलब पब्लिक अकाउंट। इसमें वो पैसा आता है जो सरकार एक तरह से बैंकर के तौर पर रखती है, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा, छोटी बचत योजनाओं का पैसा। सरकार इसकी मालिक नहीं होती, उसे ये पैसा वापस करना होता है। समझ गया। और क्या ऑडिट करते हैं? केंद्र और राज्य सरकारों के जितने भी विभाग हैं, उनके सभी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स और दूसरे जो भी सब्सिडियरी अकाउंट्स होते हैं, उन सबका ऑडिट करते हैं। फिर वो सभी निकाय और प्राधिकरण, बॉडीज एंड अथॉरिटीज, जिन्हें केंद्र या राज्य के राजस्व से ठीक ठाक पैसा मिलता है, यानी सरकारी ग्रांट मिलती है, उनकी प्राप्तियों यानी रिसीट्स और व्यय, एक्सपेंडिचर का भी ऑडिट करते हैं। सरकारी कंपनियां जैसे पीएसयू वगैरह? हाँ, सरकारी कंपनियों, गवर्नमेंट कंपनीज और दूसरे निगमों का भी ऑडिट करते हैं, जैसा भी संबंधित कानून में जरूरी बताया गया हो। और कभी-कभी जब राष्ट्रपति या राज्यपाल अनुरोध करें, तो वो किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण जैसे स्थानीय निकायों, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायतों के खातों का भी ऑडिट कर सकते हैं। बाप रे, काम तो बहुत फैला हुआ है। और ऑडिट करने के बाद क्या होता है? वो रिपोर्ट्स का क्या करते हैं? ऑडिट करने के बाद वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं। केंद्र सरकार के खातों से संबंधित रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति उन रिपोर्ट्स को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखवाते हैं। ये आर्टिकल 151 में लिखा है। ठीक है। और राज्यों के लिए? उसी तरह राज्य सरकार के खातों से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट वो संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल, विधानसभा और अगर विधान परिषद है तो वहां भी के समक्ष रखवाते हैं। पीएसी? हाँ, बिल्कुल। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएससी, सीएजी को पीएससी का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक, गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर कहा जाता है। ये क्या भूमिका हुई? देखिए, पीएससी संसद की वो समिति है जो सरकार के खर्चों की जांच करती है, खासकर सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर। तो सीएजी के अधिकारी पीएससी की बैठकों में मदद करते हैं, उन्हें रिपोर्ट के निष्कर्ष समझाते हैं और तकनीकी पहलुओं पर जानकारी देते हैं। एक तरह से सीएजी की रिपोर्ट को संसद में प्रभावी बनाने का काम पीएससी करती है और सीएजी उसमें उनकी मदद करते हैं। यानी सीएजी ऑडिट करते हैं और पीएससी उस ऑडिट के आधार पर सरकार से सवाल पूछती है। बिल्कुल सही। और ऑडिट करने के लिए सीएजी के पास शक्तियां भी हैं। वो किसी भी सरकारी कार्यालय या विभाग का निरीक्षण कर सकते हैं, किसी भी खाते की जांच कर सकते हैं और किसी भी ऑडिट किए जा रहे निकाय से कोई भी रिकॉर्ड, कागजात या दस्तावेज मंगा सकते हैं। तो ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि नियमों के हिसाब से खर्चा हुआ या नहीं, मतलब सिर्फ टिक मार्क करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी भूमिका सिर्फ हिसाब किताब मिलाने यानी जिसे हम रेगुलेटरी ऑडिट कहते हैं, उससे कई ज्यादा गहरी है। वो वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को बनाए रखने का काम करते हैं। अच्छा। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद अपने वित्तीय कामों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह रहे। और वो ऑडिट रिपोर्ट जो वो देते हैं, क्या वो अलग-अलग तरह की होती हैं? हाँ, मुख्य रूप से वो 3 ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पर, यानी संसद ने जिस काम के लिए पैसा मंजूर किया उसी पर खर्च हुआ या नहीं। दूसरा फाइनेंस अकाउंट्स पर, यानी सरकार की पूरी वित्तीय स्थिति कैसी है। और तीसरी पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर, यानी सरकारी कंपनियों और निगमों पर। और मैंने प्रोप्राइटी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में भी सुना है, वो क्या होता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कानूनी और रेगुलेटरी ऑडिट तो है ही कि नियमों का पालन हुआ या नहीं, लेकिन सीएजी प्रोप्राइटी ऑडिट भी कर सकता है। प्रोप्राइटी ऑडिट? हाँ, मतलब ये देखना कि सरकारी खर्च बुद्धिमानी, ईमानदारी और मितव्ययिता से किया गया है या नहीं। क्या कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हुई? क्या कोई खर्चा ऐसा तो नहीं था जो वैसे तो नियमों के दायरे में था पर उसकी जरूरत नहीं थी, या वो बहुत महंगा था? इस पर भी सीएजी टिप्पणी कर सकता है। अच्छा, ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। हाँ, हो सकता है, और इसलिए सावधानी से किया जाता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है ताकि सिर्फ नियमों का पालन ही ना हो बल्कि जनता के पैसे का सही इस्तेमाल भी हो। और परफॉर्मेंस ऑडिट? परफॉर्मेंस ऑडिट हाल के वर्षों में, मतलब 2006 के बाद से इस पर काफी जोर बढ़ा है।
इसमें सीएजी ये जांचता है कि सरकारी योजनाएं या कार्यक्रम कितने कुशल, एफिशिएंटली और प्रभावी, इफेक्टिवली ढंग से लागू किए जा रहे हैं। क्या उन योजनाओं के जो उद्देश्य थे वो हासिल हुए हैं? क्या हमें वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है? मतलब आउटकम क्या रहा, सिर्फ आउटपुट नहीं। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि स्कूल बन गया या नहीं, बल्कि ये भी देखता है कि स्कूल बनने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है या नहीं। तो ये ऑडिट का दायरा काफी बड़ा है। ये तो वाकई बहुत व्यापक काम है, लेकिन क्या सीएजी की शक्तियों की कोई सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस? आपने शुरू में कहा था कि वो कंट्रोलर भी हैं और ऑडिटर जनरल भी। हाँ, यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा सामने आती है। देखिए, नाम में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। ऑडिटर जनरल का काम तो वो बखूबी करते हैं, यानी खर्च होने के बाद उसकी जांच करना। हाँ। लेकिन कंट्रोलर का असल मतलब होता है खजाने से पैसा निकालने पर नियंत्रण रखना। मतलब सरकार जब पैसा खर्च करना चाहे तो पहले कंट्रोलर की मंजूरी लेनी पड़े। अच्छा। हाँ, जैसे ब्रिटेन में होता है, वहाँ ऑडिटर जनरल के पास कंट्रोलर की शक्तियां भी होती हैं। उनकी मंजूरी के बिना ट्रेजरी से पैसा नहीं निकल सकता। और भारत में? भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सीएजी का काम खर्च होने के बाद शुरू होता है। पैसा निकालने पर उनका कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। विभाग जरूरत के हिसाब से चेक जारी करके पैसा निकाल सकते हैं और सीएजी बाद में उसका ऑडिट करता है कि पैसा सही खर्च हुआ या नहीं। तो फिर नाम में कंट्रोलर क्यों है? ये एक बहस का मुद्दा रहा है। शायद संविधान बनाते समय ये मंशा रही हो या ब्रिटिश मॉडल से शब्द ले लिया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से भारत के सीएजी मुख्य रूप से ऑडिटर जनरल है। कंट्रोलर वाली भूमिका उनकी नहीं है। ये एक बड़ी सीमा है। ये तो महत्वपूर्ण बात है। और कुछ निगमों के ऑडिट में भी उनकी भूमिका सीमित है, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। सभी सरकारी निगमों या सार्वजनिक उपक्रमों पीएसयूज का ऑडिट सीएजी सीधे तौर पर नहीं करता। इसमें 3 तरह की व्यवस्था है। कैसी? कुछ कॉरपोरेशंस हैं जिनका ऑडिट पूरी तरह से और सीधे सीएजी ही करता है, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वगैरह। फिर कुछ और निगम हैं जिनका ऑडिट प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स करते हैं। प्राइवेट ऑडिटर्स? हाँ, लेकिन इन प्राइवेट ऑडिटर्स को केंद्र सरकार सीएजी की सलाह पर ही नियुक्त करती है। और सीएजी के पास ये अधिकार होता है कि वो चाहे तो उनका सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है या टेस्ट ऑडिट कर सकता है। अच्छा, मतलब निगरानी रहती है। जी। और तीसरी कैटेगरी है कुछ ऐसे निगमों की जिनका ऑडिट पूरी तरह से प्राइवेट ऑडिटर्स ही करते हैं। इसमें सीएजी की कोई भूमिका नहीं होती प्रत्यक्ष रूप से, जैसे एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई, एफसीआई वगैरह। हालांकि उनकी ऑडिट रिपोर्ट संसद में रखी जाती है। तो ये भी एक तरह की सीमा ही हुई। हाँ, कह सकते हैं कि सभी सार्वजनिक धन का ऑडिट एक ही एजेंसी यानी सीएजी के दायरे में नहीं आता। और आलोचनाओं की बात करें तो मैंने पॉल एच एपलबी की आलोचना के बारे में भी पढ़ा है। वो क्या था? हाँ, पॉल एपलबी एक अमेरिकी लोक प्रशासन के विशेषज्ञ थे जिन्हें भारत सरकार ने 1950 में भारतीय प्रशासन पर रिपोर्ट देने के लिए बुलाया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में सीएजी के कामकाज की काफी तीखी आलोचना की थी। क्या कहा था उन्होंने? उनके कुछ मुख्य बिंदु थे। पहला कि सीएजी का जो काम है वो काफी हद तक औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल की विरासत है, जिसका मुख्य उद्देश्य नियंत्रण रखना था, न कि विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, उन्होंने कहा कि सीएजी का प्रभाव ज्यादातर नकारात्मक होता है। वो गलतियां ढूंढने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे प्रशासन में डर और हिचकिचाहट पैदा होती है। अच्छा। तीसरा, उनका मानना था कि संसद ऑडिट के महत्व को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताती है। चौथा, उन्होंने कहा कि ऑडिटर्स को प्रशासन की जो व्यावहारिक समस्याएं और जटिलताएं होती हैं, उनकी गहरी समझ नहीं होती। वो अक्सर नियमों और प्रक्रियाओं पर ही अटके रहते हैं। और एक संकीर्ण दृष्टिकोण वाली बात भी कही थी शायद। हाँ, कि वो अक्सर छोटी छोटी अनियमितताओं को पकड़ते हैं और बड़े मुद्दों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक तरह का ट्रिवियलाइजेशन होता है। ये उनकी मुख्य आलोचनाएं थीं। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 1950s की बात है। तब से सीएजी के काम करने के तरीके में भी काफी बदलाव आया है। सही है। और आज के समय में क्या चुनौतियां हैं? क्या सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी कुछ मुद्दे उठाए थे? हाँ, आज भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। एक बड़ी समस्या है ऑडिट रिपोर्ट आने में और फिर उन पर जो कार्रवाई होनी होती है, जिसे एक्शन टेकन नोट्स ATNs कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा देरी होना। देरी से क्या होता है? देरी से ऑडिट की प्रासंगिकता कम हो जाती है। जब तक रिपोर्ट आती है और उस पर एक्शन होता है, तब तक शायद वो अधिकारी भी बदल चुके होते हैं या परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। हाँ, ये तो है।
फिर एक और मुद्दा है कि हजारों की संख्या में ऑडिट पैरा यानी ऑडिट आपत्तियां सालों तक लंबित पड़ी रहती हैं, उनका निपटारा नहीं होता। हजारों? जी हाँ, कई बार ऑडिट के जो निष्कर्ष होते हैं उन्हें सतही या बहुत सामान्य किस्म का माना जाता है। ये भी आलोचना होती है कि ऑडिटर और जिस विभाग का ऑडिट हो रहा है उनके बीच संबंध अक्सर अच्छे नहीं होते, एक तरह की टकराव की स्थिति रहती है। मतलब ऑडिट को एक दुश्मन की तरह देखा जाता है। कई बार हाँ, ऑडिट को अक्सर एक नकारात्मक प्रक्रिया मतलब गलती पकड़ने वाली कवायद के रूप में देखा जाता है। रचनात्मक सुझावों की कमी महसूस होती है। मीडिया कवरेज भी अक्सर सनसनीखेज मामलों पर ही होती है, व्यवस्थित सुधारों पर कम। और एक और बात, जो बाहरी ऑडिट है सीएजी का और आंतरिक ऑडिट है विभागों का अपना, उनके बीच तालमेल की कमी भी एक मुद्दा है। और एनजीओज वगैरह को जो सरकारी अनुदान या ऋण दिए जाते हैं, उनका ऑडिट भी बहुत कम या शायद ही कभी हो पाता है। ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। ये तो काफी सारी चुनौतियां हैं। तो संक्षेप में अगर कहें तो सीएजी भारत की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक बेहद महत्वपूर्ण, एक अनिवार्य संस्था है। बिल्कुल, जिसकी स्वतंत्रता संविधान ने बहुत अच्छे से सुनिश्चित की है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं, जैसे कंट्रोलर वाली भूमिका का ना होना, और कुछ समकालीन चुनौतियां भी हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। एकदम सही कहा आपने। लोकतंत्र में ऐसी स्वतंत्र ऑडिट संस्था का होना बहुत जरूरी है ताकि कार्यपालिका पर एक वित्तीय अंकुश रहे। पर जैसा कि आलोचनाओं और चुनौतियों से पता चलता है, इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए लगातार सुधार और अनुकूलन की जरूरत है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जी, इन चुनौतियों को देखते हुए, खासकर ये जो देरी वाली समस्या है और ऑडिट की जो अक्सर एक पुलिसिंग वाली छवि बन जाती है, भविष्य में सीएजी की भूमिका कैसे विकसित हो सकती है? क्या ये सिर्फ गलतियां पकड़ने से आगे बढ़कर शासन को, गवर्नेंस को बेहतर बनाने में एक ज्यादा सक्रिय, एक रचनात्मक भागीदार बन सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।